इस कमबख्त को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इधर जयेश सिंह काफी परेशान था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बेचैनी के साथ भी आ गई। सुधा, क्या हुआ जी, इस तरह चक्कर क्यों लगा रहे हो? जयेश सिंह, क्या बताऊं सुधा, बड़ी मुसीबत आ गई है। शेखर को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। मैंने जो कुछ भी कंपनी में हेरफेर की है उसने सारी जांच पड़ताल कर ली है, इसलिए मैं काफी परेशान हूँ। सुधा, अब क्या होगा? जयेश सिंह, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अब आगे क्या करूँ। इसीलिए तो मैं चाहता था किसी तरह अपनी श्रेया की शादी शेखर से हो जाए और वो हमारी श्रेया को लेकर अमेरिका चला जाता। लेकिन मुझे तो लगता है कि अब वह वापस अमेरिका भी नहीं जाने वाला, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। दूसरे रोज सुबह शेखर ने सिमरन से कहा, शेखर, सिमरन, आप मेरी कंपनी में जॉब करेंगी। सिमरन खामोश थी कि वो क्या जवाब दे। इतने दिनों में जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो उसे भुला नहीं पाएंगी, लेकिन शेखर का ये बर्ताव उसे जीने को एक नई उम्मीद दे रहा था। शेखर ने ख्यालों में खोई सिमरन के आगे अपना हाथ लहराते हुए बोला, हेलो सिमरन जी, आप किन ख्यालों में खो गई? सिमरन, कुछ नहीं। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। शेखर जी, मैं ये कह रहा था कि आप मेरी कंपनी में जॉब करेंगी। सिमरन, मैं? आप मुझ पर? शेखर, बस अब आप अपना पुराना राग मत शुरू कर दीजिएगा। आपको नौकरी की जरूरत है और मुझे अपनी कंपनी को फिर से उसी मुकाम तक पहुंचाने के लिए एक अच्छे और सच्चे इंसान की जरूरत है, और वो आप है। सिमरन, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे ये सब कर पाऊंगी, और आप मुझे जानते ही कितना है। शेखर, देखिए, जानने वाले भी कभी कभी धोखा दे जाते हैं और कभी किस्मत से मिला कोई अनजान भी साथ निभा जाता है। सिमरन, लेकिन मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। शेखर, आप कर लेंगी, ये मेरा विश्वास है। चले, और रही बात एक्सपीरियंस की, तो वो काम करेगी तो खुद ब खुद आ जाएगा। शेखर, बताए, क्या आप मेरा साथ देंगी? सिमरन, हूँ। सिमरन ने बहुत जल्दी ही सारा काम सीख लिया और अब कंपनी में शेखर की जिम्मेदारी को काफी हद तक संभाल लिया था। इधर जयेश सिंह को जब पता चला कि शेखर ने किसी लड़की को कंपनी का इंचार्ज बना दिया है, तो उसने शेखर से कहा, जयेश सिंह, शेखर बेटा, इस तरह किसी अनजान को कंपनी की ऊंची पोस्ट पर बैठाना ठीक नहीं। शेखर, आपको किसने बताया कि वो अनजान है? मैं उन्हें जानता हूं, क्या ये काफी नहीं है? जयेश सिंह, शेखर बेटा, तुम अभी नए नए आए हो, तुम्हें यहाँ का पता नहीं कि बिजनेस कैसे होता है। शेखर, अंकल जी, सही कहा, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ इतना करप्शन होता है, पर अब तो जान ही गया हूँ। शेखर, और एक बात अंकल जी, जब जान पहचान वाले ही पीठ में छुरा घोंप दे तो क्या करें? देखिए, मैं आपका सम्मान करता था और आप हमारे पुराने संबंधियों में से थे। मैं नहीं चाहता कि आपकी बेइज्जती हो जाए, इसलिए आप प्लीज यहाँ से चले जाएं, वरना मुझे मजबूरन आपके सारे काले चिट्टे दादी माँ को बताने पड़ेंगे, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि दादी माँ ये सुनकर क्या करेगी, और इस उम्र में आपको जेल में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जयेश सिंह ने देखा कि ऑफिस में कुछ लोग खड़े उनकी बातें सुन रहे हैं, तो उसने भी वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन उसने सोच लिया था कि वो अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। जयेश सिंह मारे गुस्से के लाल पीला हो रहा था, तभी सुधा आ गई। सुधा, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी आ गए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, बताइए। जयेश सिंह, मैं उस शेखर को छोड़ूंगा नहीं, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने मेरी बरसों की इज्जत को खाक में मिला दिया, आज से उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। सुधा, पर हुआ क्या है? जयेश सिंह, उसने मुझे ऑफिस से निकाल दिया और धमकी भी दी। जब सेठ मरे तो मैंने सब कुछ संभाला, और आज जब खाने की बारी आई तो शेखर बाबू आ गए। सुधा, ये लीजिए ठंडा पानी पिए और ठंडे दिमाग से इस पर सोचे कि अब आगे क्या करना है। वैसे मैं तो पहले ही कहती थी कि कंपनी को तुम अपने नाम कर लो, लेकिन नहीं, मेरी यहाँ सुनता कौन? जयेश सिंह, भाग्यवान, अब तुम शुरू मत हो जाना, अभी मेरा दिमाग बहुत गर्म है। मुझे
अकेला छोड़ दो। सुधा जाती हूँ, मेरी बातों का कोई मतलब ही नहीं है। पता नहीं ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने। इधर कोठे पर मीनाबाई गौरी पर जुल्म किए जा रही थी। सोना से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। इधर चुन्नी लाल ने भी जब से सिमरन को देखा था और बढ़ गई थी। चुन्नी लाल, मीनाबाई कुछ भी करके मुझे उस लड़की से शादी करनी है। अगर तुम चाहो तो मैं और पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मुझे वो चाहिए। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में एक वहशीपन झलक रहा था, जिसे दूर खड़ी सोना ने देख लिया और वो काफी परेशान हो गई। इधर सिमरन और शेखर एक दूसरे से काफी क्लोज हो चुके थे और शेखर तो सही वक्त का इंतजार कर रहा था कि वो अब सिमरन से अपने दिल की बात कहेगा। कहीं न कहीं सिमरन भी उसे पसंद करने लगी थी। सोना ने चुन्नी लाल और मीनाबाई की सारी बातें सुन ली थी। उसने मौका देखकर गौरी को सब कुछ बता दिया। गौरी, मेरी सिमरन किसी लड़के के साथ। कौन है वो, कुछ पता चला? सोना, नहीं, बस किसी रेस्टोरेंट में चुन्नी लाल ने उसे देखा था, वो किसी लड़के साथ बैठी थी। गौरी ठंडी आह भरते हुए कहा, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत में क्या है। सोना, जो भी हो बस वो ठीक हो। गौरी, अच्छा, तुम पता करती रहना कि मीनाबाई अब क्या कदम उठाने वाली है। क्या उसे सिमरन का पता मालूम चल गया? सोना, नहीं, लेकिन चुन्नी लाल ने जब से सिमरन को देखा उसने तो उसे पाने की कोई भी कीमत देने को तैयार है। जी तो कर रहा था कि उसका गला दबा दूं। छी, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी के सपने देख रहा है। सोना, गौरी, तुम कब तक इस तरह कैद रहोगी? तुम यहाँ से भाग जाओ। गौरी, लेकिन कैसे? मीनाबाई ने अपने गुंडों को मेरी निगरानी के लिए लगा रखा है। बाहर जाऊं तो कैसे? सोना, सुनो, मैं तुम्हें यहां से भागने में मदद करूंगी। गौरी, नहीं सोना, तुम मेरी वजह से अपनी जान को खतरे में मत डालो। तुम मीनाबाई को जानती नहीं हो, वो नागिन है, मेरे साथ तुम्हें भी डस लेगी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, बस मेरी बच्ची इन लोगों के चंगुल में मत आए। सोना, नहीं गौरी, मैं तुम्हें इस तरह मरता हुआ नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी है, उसे लेकर कहीं दूर चली जाना। मेरा क्या है, अब अगर जान चली जाए तो जाए, वैसे भी यहाँ सब मुर्दा ही है और इस जगह आने वाले सारे मर्द गिद्ध है। इन गिद्धों के नोचने से बेहतर कि मैं मर ही जाऊं। ये कहते हुए सोना की आंखें भर आई। गौरी, सोना मेरी बहन, ऐसा मत बोलो। अगर मैं जाऊंगी तो इस नरक में तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। सोना ने गौरी की गले लगा लिया। इधर शेखर अपने दोस्त अमर के साथ था। अमर, शेखर कैसे हो? दादी जी कैसी है? शेखर, दादी अभी ठीक है, बस थोड़ा उदास रहती है। अमर, तो उनकी उदासी दूर कर दो। आखिर वो जो चाहती हैं तो एक न एक दिन तो तुम्हें करना ही होगा। शेखर, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी लगता है कि अब शादी कर ही लूं। अमर, ये हुई न बात। लगता है कि मेरे दोस्त को कोई पसंद आ गई। शेखर, हाँ, मुझे जिसकी तलाश थी वो मिल गई। अमर, वाह, कौन है वो जिसके लिए मेरे दोस्त का दिल धड़क उठा? शेखर, सिमरन। अमर, सिमरन। शेखर, हाँ, उसका नाम सिमरन है। लेकिन यार, अभी तक मैंने उसे कुछ बताया नहीं कि मेरे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग है। अमर, शेखर, तो देर किस बात की, अभी जाओ और उसे प्रपोज कर दो। शेखर, यार, मुझे डर लग रहा है कि वो कहीं मुझे गलत न समझे। अमर, इसमें डरने वाली क्या बात है? शेखर ने अमर को सारी बात बता दी। अमर, यार, इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। शेखर, क्या बताऊं, इन उलझनों में इतना फंसा था कि वक्त ही नहीं मिला। अमर, लेकिन उस लड़की यानी सिमरन का घर कहाँ है? कहाँ की रहने वाली है? कुछ पता है? शेखर, नहीं, लेकिन उसका कोई नहीं है, शायद वो अकेली है। अमर, खैर, फाइनली तुमने अगर पसंद कर ही लिया है तो फिर देर किस बात की? शेखर, बस जल्द ही मैं अपने प्यार का इजहार कर दूंगा और मुझे लगता है कि वो दादी माँ को भी पसंद आएंगी। अमर, क्या तुमने दादी को भी नहीं बताया? शेखर, नहीं, मैंने दादी को कुछ भी नहीं बताया। मैंने सोचा कि पहले एक बार सिमरन से बात कर लूं।
अमर चलो ये भी ठीक है, अब देर किस बात की, जब तुम राजी हो गए हो तो अब बता भी दो। शेखर जल्द ही और मुस्कुरा दिया। आज ऑफिस से निकलते हुए शेखर ने सोच लिया कि वो सिमरन को प्रपोज कर देगा। उसने सिमरन से कहा, सिमरन चलो आज डिनर कहीं बाहर करेंगे। सिमरन आज कुछ खास है क्या? शेखर हाँ बहुत खास है, तुम चलो तो सही। सिमरन ओके। शेखर और सिमरन रेस्टोरेंट में बैठे थे। सिमरन अब बताइए क्या बात है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। शेखर कैसे कहूं? सिमरन क्या हुआ, किस सोच में है बताएं। शेखर सिमरन तुम तो जानती हो कि दादी चाहती है कि मैं शादी कर लूं। पहले मुझे लगता था कि शादी करके मैं फंस जाऊंगा, लेकिन इतने दिनों में मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो चुका है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं शादी करूंगा। सिमरन ये तो आपने बिल्कुल सही फैसला लिया। इंसान अकेला कब तक रह पाएगा, परिवार न होने का दुख मुझे पता है, इसलिए आप अपना परिवार बनाएं, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। शेखर सिमरन क्या तुम मेरा साथ दोगी? सिमरन मैं कुछ समझी नहीं। शेखर सिमरन आई लव यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सिमरन ने सपने में भी कभी सोचा नहीं था कि उसे एक ही पल में सब कुछ मिल जाएगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या जवाब दे। शेखर सिमरन तुम चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो, तुम्हारी ये खामोशी मेरी जान ले लेगी। सिमरन नहीं ऐसा मत कहे, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूं कि आपसे शादी कर सकूं। और वो बाहर आ गई। शेखर भी उसके पीछे पीछे आ गया। सिमरन रुको तो मेरी बात तो सुनो। सिमरन के चलते कदम रुक से गए। शेखर ने उसके हाथों को पकड़ लिया और सिमरन की धड़कनें तेज हो गई। शेखर ने सिमरन को और करीब कर लिया और शेखर की गर्म सांसें उसके दिल को पिघला सी रही थी। उसने उसके झुके हुए चेहरे को अपने हाथों से ऊपर करते हुए बोला, सिमरन तुम ही हो जो मेरी जिंदगी में शामिल हो, तुम नहीं तो कोई नहीं। अगर तुम न मिली तो मैं। सिमरन ने अपने हाथों से शेखर के होठों को बंद कर दिया। बस अब कुछ और नहीं। और उसके सीने से लगकर रोने लगी। शेखर ने सिमरन को अपने मजबूत बाजुओं में पकड़ लिया और सिमरन को आज पहली बार लगा कि वो महफूज है। सिमरन अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी और काफी परेशान थी। अब तक उसकी जिंदगी में जो कुछ हुआ वो एक बुरा सपना था, लेकिन अब उसे खुशियां मिल रही थी। लेकिन उसके दिल में एक डर था कि अगर उसने अपनी हकीकत शेखर को बताई तो जाने उसका रिएक्शन क्या होगा। सिमरन क्या मुझे इस नए रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर करनी चाहिए? लेकिन सच क्या है डॉट? ये तो मुझे भी मालूम नहीं मैं कौन हूँ। एक बार माँ से मिल लेती तो उनसे पूछती कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। क्या मुझे शेखर से सब कुछ बता देना चाहिए डॉट? तो फिर वो लोग मुझे उस गंदी जगह लेकर चले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, मुझे उस नरक में वापस नहीं जाना, लेकिन मैं क्या करूं? तभी शेखर आ गया। सिमरन आप कब आए? शेखर जब आप हमारे ख्यालों में खोई हुई थी। सिमरन ऐसी कोई बात नहीं। वो शेखर सिमरन मैं तुम्हें दादी से मिलवाना चाहता हूँ। सिमरन अभी इतनी भी क्या जल्दी है आप मेरे बारे में? शेखर यही न कि आप मेरे बारे में क्या जानते हैं। देखो सिमरन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हें अगर सोचने का वक्त चाहिए तो ऑफ कोर्स तुम ले सकती हो। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।